मनोज बड़े तेजी से भाग रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे एक पुरानी कोठी दिखती है। मनोज उसमें घुस जाता है। उस कोठी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बाल बाल बच गया। अगर आज पकड़ा जाता ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कब तक ऐसे ही भागोगे? भाग कर जाओगे कहाँ तक? आज नहीं तो कल इसका जुर्माना भरना ही होगा तुम्हें। कब तक ऐसे ही चोरी करते रहोगे? बताओ। वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि मनोज एक चोर है। बूढ़ी औरत उससे पूछती है, चोरी क्यों करते हो? क्या वजह है चोरी की? लालच या फिर मजबूरी? लालच के कारण मैं चोरी नहीं करता, ये मेरी मजबूरी है। मेरी 10 साल की लड़की है जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है और गांव में दवाई बड़ी महंगी बिकती है, इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय चोरी के। अम्मा, मेरी बेटी शिवानी को छोड़कर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? जी, भूख तो लगी है मुझे। वो बूढ़ी औरत मनोज को अपने हाथों से मैगी बनाकर देती है। वो पहले क्या करता था उस बारे में पूछती है। पहले मैं गांव में मिल्क शेक बेचा करता था, मगर अब वो धंधा भी ठप पड़ गया, इसलिए अपनी बच्ची की खातिर मैं चोरी करने लगा। बूढ़ी औरत उससे कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम्हें चोरी छोड़नी होगी और जिस जिस से तुमने पैसे चुराए हैं उन्हें जाकर वो पैसे वापस करने होंगे। अम्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तुम अपना काम बाएं हाथ से करते हो या फिर दाएं हाथ से? जी, मैं अपना काम दाएं हाथ से करता हूँ। फिर ठीक है। बुढ़िया वो चम्मच मनोज को देती है। वो कोई ऐसा वैसा चम्मच नहीं था, वो जादुई चम्मच था। ये जादुई चम्मच है। आज से तुम नया काम शुरू करना। मेरे घर से मैगी ले जाओ और मैगी मिल्क शेक बनाना शुरू कर दो। और याद रखना, इस चम्मच को हमेशा अपने दाएं हाथ से इस्तेमाल करना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। मनोज चम्मच और कुछ मैगी लेकर घर चला जाता है। घर में उसकी बेटी शिवानी बहुत बीमार थी। शिवानी को देखकर मनोज उससे कहता है, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। पापा, मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं कल से मैगी बेचना शुरू करूंगा। मगर पापा, आपको मैगी बनानी आती है? नहीं बेटा, अब वो कल ही जाकर देखना पड़ेगा। एक अच्छी अम्मा ने मुझे मैगी मिल्कशेक बेचने के लिए कहा है, तो कल से मैं मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह मनोज अपने ठेले पर पहुंच जाता है और बूढ़ी औरत के दिए गए चम्मच से मैगी को हिलाने लगता है। जब वो मैगी मिल्क शेक बना रहा था, तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। फिर से मिल्क शेक का धंधा शुरू कर दिया? मिल्क शेक तो मगर इस गांव में बिकती नहीं है, तो क्यों फिर से धंधा शुरू कर रहे हो? ये सिर्फ मिल्क शेक नहीं है, ये मैगी मिल्क शेक है। मैगी मिल्क शेक? लाओ जरा मैं भी चख कर देखूं कि तुम कैसी मिल्क शेक बनाकर गांव में बेच रहे हो। हाँ, अभी देता हूँ। मनोज उस व्यक्ति को मैगी मिल्क शेक का एक प्लेट देता है। वो व्यक्ति जैसे ही उसे खाता है, उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, वाह मनोज भाई वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसे खाकर मानो दिल को सुकून मिल गया। लाओ भाई, एक प्लेट और बना कर दो। जी, अभी देता हूँ। धीरे धीरे करके मनोज की मैगी मिल्क शेक अच्छे से बिकने लगी। मनोज सबके चुराए पैसे भी वापस कर देता है। बस जमींदार के पैसे वापस करने बाकी रह गए थे। मनोज जमींदार के घर जाता है और उससे कहता है, जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपके पास से कई दिनों पहले कुछ पैसे चुराए थे। मैं आपको वो पैसे वापस देने आया हूँ और साथ में दुकान की मैगी मिल्क शेक भी लाया हूँ।
बताओ, मेरे घर से तुमने पैसे चुराए और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे पास पैसे ही इतने हैं, इसीलिए भूल जाता हूँ। मगर तुमने मेरे घर से चोरी की थी, मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। उसके 2 गुने पैसे लाकर देने होंगे तुम्हें। जी, मैं दुगने पैसे ही लेकर आया हूँ। जिसके घर से मैंने पैसे चुराए थे उन सबको मैं 2 गुने रकम ही दे रहा हूँ, और साथ में अपनी मैगी मिल्कशेक भी। मनोज जमींदार को पैसे वापस दे देता है। जमींदार आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये मनोज के पास इतने पैसे आए कैसे कि ये सबको चुराई हुई रकम का दुगना वापस कर रहा है। जमींदार अपने चेले गुल्लू को बुलाता है। ए गुल्लू, ये गांव का चोर मनोज अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? आखिर किसके घर इतना बड़ा डाका डाला है इसने? डाका नहीं, धंधा खोला है मनोज ने मैगी मिल्कशेक का, जो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया है। मैंने सुना है कि उसकी मैगी मिल्कशेक को खाते ही दिल में अलग ही सुकून मिलता है। अच्छा, जरा मैं भी तो चख कर देखूं इस मैगी मिल्कशेक को। जमींदार मैगी मिल्कशेक को चख कर देखता है। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये मैगी मिल्कशेक। अब समझ में आया कि क्यों उस मनोज के पास इतने पैसे आ गए हैं। मालिक, तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? कोई ना कोई तो राज जरूर होगा जो वो इतनी स्वादिष्ट मैगी मिल्कशेक बना रहा है। जाओ गुल्लू, जरा देख कर आओ क्या माजरा है। गुल्लू अगले दिन मनोज की दुकान पर जाता है, ये देखने कि वो मैगी मिल्कशेक को किस तरह से बनाता है। पहुंचते ही वो मनोज से कहता है, अरे मनोज, लाओ भाई, मुझे भी 1 प्लेट मैगी मिल्कशेक देना। हाँ गुल्लू, अभी देता हूँ। मनोज गुल्लू को 1 प्लेट मैगी मिल्कशेक देता है। मिल्कशेक खाते खाते गुल्लू मनोज से सवाल पूछता है। अरे मनोज भाई, एक बात बताओ, तुम इतनी स्वादिष्ट जो मैगी मिल्कशेक बनाते हो, उसका राज क्या है भाई? उसका राज ये चम्मच है, ये जादुई चम्मच है। उस कढ़ाई का खाना बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। क्या है ऐसा इस चम्मच में? मनोज गुल्लू को अपनी बेटी से लेकर उस बूढ़ी औरत तक की सारी कहानी बता देता है, और गुल्लू सारी बातें सुनकर जाकर जमींदार को बता देता है। तो ये माजरा है गुल्लू, मुझे वो चम्मच चाहिए। मैं खुद का मैगी मिल्कशेक का व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। तो मालिक, अब आगे क्या सोचा है? हम उसके दुकान पर जाकर उसके उस चम्मच को चुरा लेंगे। चोर के घर से चोरी? मालिक, आप तो बड़े चोर निकले। चुप रहो और रात होते ही मेरे साथ चलना। रात होते ही जमींदार और गुल्लू दोनों मिलकर मनोज की दुकान में घुस जाते हैं और उस चम्मच को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी गुल्लू को वो चम्मच दिखाई देती है। मालिक, देखिए, वो जादुई चम्मच यहाँ पर रखा हुआ है। तो देख क्या रहा है बुद्धू, उठा कर लेकर आ। अगली सुबह जब मनोज अपनी दुकान पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका चम्मच नहीं रखा होता है। वो हर जगह अपने चम्मच को ढूंढता है, मगर उसे वो चम्मच कहीं दिखाई नहीं देता। आज पहली बार था जब उसकी बेटी उसके साथ दुकान तक चल कर आई थी। बेटी, मैंने यहीं पर वो चम्मच रखी थी, मगर मुझे वो चम्मच कहीं नजर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ पूरी तरह। आज से हम दोनों साथ मिलकर खूब मेहनत करके पैसे कमाएंगे। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, ईश्वर की ही महिमा होगी। और दूसरी ओर जमींदार और गुल्लू दोनों मिलकर खुद की मैगी मिल्कशेक की दुकान खोलते हैं। मगर एक बात इनमें अलग थी, जमींदार और गुल्लू दोनों ही बाएं हाथ से अपना काम किया करते थे। बुढ़िया ने चम्मच देते समय मनोज से कहा था, अच्छा है तुम दाएं हाथ से काम करते हो, क्योंकि अगर बाएं हाथ से काम करते तो ये चम्मच उल्टा काम करता। एक औरत वहाँ से गुजरती है और जमींदार की मैगी मिल्कशेक को देखकर वहाँ पर रुक जाती है। अरे जमींदार साहब, आपने भी मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दिया? जी हाँ, पूरे गांव में सबसे अच्छा मैगी मिल्कशेक मैं ही बनाता हूँ, उस मनोज से भी अच्छा।
अगर ऐसा है तो मुझे भी खिलाइए ना ये मैगी मिल्क शेक। जी अभी खिलाता हूँ। ए गुल्लू, एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी मिल्क शेक दे इन्हें। जी मालिक। गुल्लू एक प्लेट मैगी मिल्क शेक निकाल कर ग्राहक को दे देता है। दिखने में तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। जैसे ही वो औरत एक चम्मच उस मैगी मिल्क शेक का निवाला खाती है, वैसे ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। छी, ये क्या खिला दिया मुझे? इतना गंदा मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं खाया। आप जमींदार होकर अपने ग्राहकों को इतना गंदा खाना खिलाते हो। अरे गुल्लू, जरा मुझे चखने के लिए देना। उसे खाते ही वो गुल्लू से कहता है, छी गुल्लू, तुमने बनाने के बाद इसे चखा नहीं था क्या? जब ये सब हो रहा था तभी वहाँ पर प्रधान और मनोज आ जाते हैं और जमींदार से कहते हैं, जमींदार, जिस चम्मच को तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो चम्मच मनोज का है, उसे वो चम्मच वापस कर दो। नहीं प्रधान जी, आपको तो पता है कि ये मनोज चोरी किया करता था। इसने ये चम्मच भी मुझसे चुरा लिया था। मैंने बस मेरा सामान वापस लिया है। झूठ, साफ साफ झूठ, क्योंकि ये चम्मच मेरे पूर्वजों का है जिसे मेरी माता जी ने मनोज को दिया था। वो बूढ़ी औरत प्रधान जी की माँ थी और रात के समय प्रधान जी गांव के काम से लेट घर जा रहे थे। तभी उन्होंने जमींदार और गुल्लू को मनोज की दुकान से बाहर जाते हुए देखा। मैंने कुछ नहीं किया प्रधान जी, मैंने तो सब कुछ जमींदार जी के कहने पर किया था। मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी। अभी के अभी तुम दोनों को गांव से निकाला जाता है। जमींदार और गुल्लू दोनों को प्रधान जी गांव से बाहर निकाल देते हैं और मनोज के पास वापस उसकी चम्मच आ जाती है। पापापुर नाम का एक गांव था जो उत्तराखंड में था। उसी गांव में प्रेमनाथ खेती किया करता था और उसका बेटा प्रवीण मैगी बेचा करता था। वैसे तो प्रवीण इंजीनियर था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से मैगी का स्टॉल लगाकर मैगी बेचता और कभी कभार खेती करने में अपने पिताजी की मदद भी किया करता था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन जायदाद गिरवी रखकर तुम्हें इंजीनियर बनाया और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनें छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? मैंने पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की और अब तुम मैगी बेच रहे हो। शहर जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाते हो? कम से कम 2 पैसे ज्यादा आएंगे। अपना व्यापार अपना होता है पिताजी, जब मन किया खोल दिया। ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनाने वाला, इसी वजह से मैं ये छोटी सी मैगी स्टॉल लगा रहा हूँ। प्रवीण और उसके पिताजी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उस गांव का जमींदार अपने बेटे रघु के साथ आ गया और कहने लगा, मैं दोनों गंवारों से ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। मुझे पहले से पता था कि आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। रघु, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो, चप्पल तक मत छोड़ना, सब लेकर चलो। जैसा आप कहे पिताजी, इनके सिट्टे पिट्टे अभी गुल करता हूँ। रघु उनके घर जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करने लगता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहें तो इस लड़के की मैगी की स्टॉल भी ले लूं? इंजीनियर होकर तुम मैगी बेच रहे हो, धिक्कार है तुम पर। ले लो, इसके मैगी का स्टॉल भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों बाप बेटे भूखे मर जाएंगे, ऐसा ना करो। प्रवीण के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार उसके ठेले की मैगी और घर का सारा सामान लेकर चले गए। पूरे गांव में उनकी इज्जत उछाली गई। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम जैसे गरीबों को परेशान करते हैं? पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जमीन गिरवी रख दी। सोचा था कि नौकरी मिलते ही सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रवीण गुस्से से एक पत्थर उठाता है
और आसमान की तरफ उछाल देता है और वो पत्थर उसके गांव के पास वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक आत्मा निकलती है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लगभग 300 सालों बाद। लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तब ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो तपस्वी मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ प्रवीण उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तब उस आत्मा ने प्रवीण को लकड़ी काटते हुए देखा। इतना कहकर वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, हो ना हो, इसी आदमी ने मुझे मुक्त किया है, क्योंकि उस तपस्वी ने कहा था जो भी मुझे मुक्त करेगा मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, नमस्ते भाई साहब। उस आत्मा की आवाज सुनकर प्रवीण बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कौन हो तुम और हवा में उड़ कैसे रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? अरे तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले 300 सालों से कैद हूँ। मैं जिस मटके में कैद था उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा, जिस वजह से मैं आजाद हो गया। हाँ, तब मैं गुस्से में था। चलो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकते हो, मैं तुम्हारी 2 विनती पूरी कर सकता हूँ। क्या सच? तो सुनो। प्रवीण ने उस आत्मा को अपनी सारी कहानी बताई, इंजीनियर से लेकर जमींदार के लूटपाट करने तक। सारी सच्चाई सुनकर उस आत्मा ने कहा, जब मैं इंसान हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब हैं। अच्छा हुआ उस तपस्वी ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका कोई उपाय बताओ, अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम तो। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अब से जो भी खेती करोगे वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी मैगी की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये ढोंग लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर पत्थर गाड़ कर उस पे पानी डालकर देखो। प्रवीण ने ठीक वैसा ही किया। उसी वक्त प्रवीण ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक पेड़ निकला जिस पर मैगी लगे हुए थे, जिसे देखकर वो दंग रह गया। ये तो सच में मैगी की खेती हो गई। मैंने कहा था ना तुम्हें। दूसरा वरदान ये है कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुंचाई है वो खुद गिड़गिड़ाकर तुमसे माफी मांगेगा पूरी सभा के सामने, लेकिन तुम्हें उससे मैगी खिलानी होगी। उसके बाद ही ये मुमकिन है। मेरे 2 वरदान तुम्हारे लिए खत्म हो गए। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया दोस्त, मुझे आजाद करने के लिए। इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से उड़ गया और प्रवीण को 2 वरदान देकर चला गया। और उसके बाद प्रवीण अपने बचे हुए जमीन पर कुदाल चलाने लगा और जैसे ही उस पर पानी डाला सब जगह मैगी के पेड़ उगने लगे। बेटा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी मैगी की फसलें कैसे हो गईं? मैगी उपजाऊ कैसे हो सकती है भला? अब से हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए। आप देखते जाइए, उस जमींदार की अकल मैं कैसे ठिकाने लगाता हूँ। प्रवीण ने उस जमींदार को अपने घर पर मैगी का आमंत्रण दिया और एक चिट्ठी लिखकर उसके घर भेज दी। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे घर अपने बच्चे के साथ आइए और पैसे लेकर जाइए। उस 2 कौड़ी के लड़के की इतनी हिम्मत, वो मुझे इस तरह से चिट्ठी भेज रहा है, उसकी तो खैर नहीं। जमींदार गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो प्रवीण और प्रेमनाथ के घर के पास पहुँचता है उसे मैगी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। इतनी अच्छी सुगंध, इस लड़के के हाथ की मैगी सब खाते हैं। एक बार मैं भी खाकर देखता हूँ। पैसे की बात बाद में कर लूंगा। जैसे ही जमींदार प्रवीण की बनाई हुई मैगी को खाता है उस आत्मा का दिया हुआ वरदान सच हो जाता है। जमींदार का सिर चकराने लगता है और वो कहता है,
मुझे माफ करना प्रवीण। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं तुमसे पूरे गांव के सामने माफी मांगूंगा। बदले में तुम पूरे गांव को मैगी की दावत दे देना। जी, ये मुझे मंजूर है, मैं ऐसा ही करूंगा। और वैसा ही हुआ। जमींदार ने सबके सामने प्रेमनाथ और प्रवीण से माफी मांगी और उनकी जमीनें उन्हें वापस लौटा दी। गांव वालों ने मैगी की खेती शुरू कर दी। वो गांव अब मैगी की खेती के नाम से जाना जाने लगा। लोग बाग खुशी खुशी रहने लगे। अशोक अपने छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पैसे गिन रहा था कि तभी उसका बिजनेस पार्टनर राजेश आकर उससे कहता है, अरे वाह अशोक, इस वर्ष हमारे मैगी के बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है। जब मैं तुमसे पार्टनरशिप करने की कह रहा था तब तो तुम बेवजह डर रहे थे। तुमने सही कहा अशोक, मुझे लग रहा था कि ये बिजनेस चलेगा ही नहीं। तभी अशोक के रेस्टोरेंट में काम करने वाला मोहन नाम का व्यक्ति उससे कहता है, इस व्यापार को चलाने में राजेश बाबू का बहुत बड़ा हाथ है सेठ जी। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो रसोई में स्वयं अपने हाथों से ग्राहकों के लिए मैगी तैयार करते हैं। अपने काम से काम रख मोहन। कितनी बार कहा है कि हम पार्टनर्स की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। इतना बोलकर अशोक अपने घर चला गया। क्या हुआ जी, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? मैंने और राजेश ने एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोला था, मगर जिसे देखो मेरे पार्टनर राजेश की तारीफ करता है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक भी बस राजेश राजेश ही चिल्लाते रहते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है अशोक। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा नाम ग्राहकों के दिमाग से उतर जाएगा। और अगर किसी दिन राजेश ने तुम्हें व्यापार से अलग कर दिया तो फिर कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारा क्या होगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम बताओ मैं क्या करूं? देखो, व्यापार अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह। तुम पूरी तरह से प्रोफेशनल बन जाओ। राजेश तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बुद्धू, कब अकल आएगी तुम्हें? अरे राजेश दिन में इतने पेपर साइन करता है, किसी दिन ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लो। उसके बाद राजेश जीवन भर तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अरे वाह, आज तुमने वो कहावत चरितार्थ कर दी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ होता है। अगले दिन अशोक राजेश के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि राजेश कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ राजेश, तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे हाँ अशोक, क्या है ना कि कुछ दिनों पहले मैंने संतरे का एक छोटा सा बगीचा खरीदा है। मैं अपनी पत्नी और बेटी संध्या को वही दिखाने ले जा रहा हूँ। राजेश की बात सुनकर अशोक मन ही मन बुरी तरह से जल गया। अच्छा, तो अब ये संतरे का बगीचा भी खरीदने लगा। मेरी पत्नी ने मुझे बिल्कुल सही उपाय बताया है। अशोक मुस्कुराकर राजेश की ओर देखता है। ये कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारे सिग्नेचर होने बहुत जरूरी हैं। एक बार इन्हें पढ़ लो। कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है? तुमने आज तक मुझसे जिस भी पेपर पर साइन करवाए हैं, क्या मैंने कभी भी वो पढ़े हैं? तो अब क्यों पढ़ूंगा, साइन कर देता हूँ। इतना कहकर राजेश ने सारे पेपर पर साइन कर दिए। अशोक खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। राजेश अपने परिवार को संतरे का बगीचा दिखाने के बाद अपनी कार से घर लौट रहा था कि तभी उसने देखा रोड पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और एक 10 वर्षीय बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। राजेश तुरंत कार से बाहर निकलकर उस बच्चे से कहता है, क्या हुआ बेटा, कौन है ये और ये घायल कैसे हुए? ये मेरे पिताजी हैं। हम दोनों रोड पार कर रहे थे कि तभी एक तेज कार टक्कर मार के चली गई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना यहाँ से इतने लोग गुजरे। मैंने सबसे मदद मांगी, मगर मेरी मदद किसी ने नहीं की। राजेश उस व्यक्ति को अस्पताल ले गया। डॉक्टर उस व्यक्ति को देखकर राजेश से कहता है, आई एम सॉरी सर, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा।
राजेश ने उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया और उस बच्चे को अपने घर ले आया। बच्चे को रोता हुआ देख राजेश की पुत्री संध्या कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंकुश है। तुम चिंता मत करो अंकुश, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा, तो मुझे तुम अपना पिता ही समझो। अगले दिन राजेश अपने रेस्टोरेंट चला गया, मगर रेस्टोरेंट का बोर्ड देखकर राजेश बुरी तरह से चौंक जाता है। इस बोर्ड से तो मेरा नाम ही गायब है। इतना कहकर राजेश सीधे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अशोक के पास जाकर कहता है, अशोक, बोर्ड से मेरा नाम क्यों हटवा दिया? केवल इस बोर्ड से ही नहीं राजेश, इस रेस्टोरेंट से और तुम्हारे घर से भी तुम्हारा नाम हटा दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि कल जिन पेपर्स पर तुमने साइन किए थे ना, मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा घर और ये रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया है। अब तुम सड़क के भिखारी हो। ये मेरे साथ धोखा है। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था। क्या है ना कि ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। हम दोनों ने साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था, मगर नाम तुम्हारा ही होता था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम हर जगह से मिटा दिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजेश मुंह लटकाकर अपने घर आ गया, मगर घर पर पुलिस को देखकर वो चौंक जाता है। क्या हुआ? मेरे घर पर पुलिस क्यों है? सर, आपका घर मिस्टर अशोक बाबू के नाम हो गया है। अब आप इस घर में नहीं रह सकते, और हाँ, इस घर से कोई भी वस्तु आप लेकर नहीं जा सकते। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो हमें आपको धक्के देकर इस घर से बाहर निकालना होगा। राजेश अपनी पत्नी रुचि और पुत्री संध्या और अंकुश को लेकर घर से बाहर आ गया कि तभी भयानक वर्षा होने लगी। अब हम क्या करेंगे? आपके पार्टनर ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे तो ये अंकुश ही मनहूस लगता है। देखो ना पापा, कल ही ये हमारे जीवन में आया और हमारा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं कहते संध्या, इसमें बेचारे अंकुश का कोई दोष नहीं। बेईमान तो मेरा पार्टनर निकला। राजेश अपने परिवार को अपने बगीचे में ले गया और वो सब रात भर संतरे के बगीचे में बारिश से भीगते रहे। सुबह अशोक की पत्नी रुचि राजेश से बोलती है, अब क्या करेंगे जी? कल रात से हम सब भूखे हैं। आपका बिजनेस भी तबाह हो गया। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है रुचि, तब तक इन्हीं संतरों को खाकर काम चला लेते हैं। ना बोलकर राजेश ने एक पेड़ से एक संतरा तोड़ लिया, मगर जैसे ही उसने संतरे को छीला तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। संतरे के अंदर गर्मा गर्म मैगी मौजूद थी। ये क्या पापा? संतरे के अंदर मैगी? ये तो चमत्कार है। तभी राजेश ने देखा कि जो संतरा उसने तोड़ा था वो दोबारा वहाँ पर फिर से उग आया। राजेश मुस्कुराता हुआ अपने परिवार की ओर देखकर कहता है, ये कैसे हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में तो बाद में पता लगाऊंगा, लेकिन मैगी की खुशबू बता रही है कि ये बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकेगी। लेकिन राजेश, हमारे पास तो अब कोई जगह भी नहीं है। हिम्मत मत हारो, हमारा ये बगीचा हाईवे के किनारे है। हम यहीं पर एक छोटा सा लकड़ी का अपने हाथों से रेस्टोरेंट बनाएंगे और संतरा मैगी बेचेंगे। राजेश और उसका परिवार जंगल से लकड़ियां काट के ले आए और मेहनत से लकड़ियों का सुंदर सा रेस्टोरेंट बनाने में जुट गए। कुछ दिन की मेहनत के बाद वहाँ पर वो सब ठीक ठाक देखने वाला रेस्टोरेंट बनाने में कामयाब हो गए। राजेश संतरे छीलकर बैठ गया। तभी एक लग्जरी कार वहाँ पर आकर रुक गई। तुम्हारा नाम तो राजेश है ना? तुम्हारे हाथ की मैगी तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है, लेकिन जो मैगी मैं इस समय देख रहा हूँ वो तो बहुत ही अद्भुत है। एक बार आप इसे खाइएगा तो खाते ही रह जाइएगा। ये संतरा मैगी है। और एक संतरा मैगी की कीमत क्या है? वैसे तो ये अनमोल है सर, फिर भी आपके लिए इसकी कीमत 2000 रुपए है। बलवान आदमी ने तुरंत 2000 रुपए राजेश को पकड़ा दिए और मैगी खाते हुए चटकारे लेने लगा। इससे ज्यादा स्वादिष्ट मैगी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। मैं एक 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। क्या तुम इस संतरा मैगी की सप्लाई मेरे 5 स्टार होटल में करोगे? बिल्कुल करूंगा सर।
राजेश उस दिन से 5 स्टार होटल में संतरा मैगी की सप्लाई करने लगा और अपने लकड़ी के रेस्टोरेंट में भी बैठकर संतरा मैगी बेचने लगा। कुछ ही दिनों में राजेश की किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। उसने बगीचे के आसपास की सारी जमीन खरीद ली और उसने वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान बंगला बनवा लिया। हमारी संतरा मैगी सारे शहर में प्रसिद्ध हो चुकी है, मगर अभी तक हम इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि बगीचे में उस एक पेड़ पर संतरे के अंदर मैगी कैसे निकलती है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। हम सब रात के समय जितने भी संतरे तोड़ते हैं, अगले दिन वहाँ पर संतरे फिर से उगाते हैं। तभी रुचि की नजर मुस्कुराते हुए अंकुश पर पड़ी, जो कि संध्या के साथ खेल रहा था। हो ना हो, अंकुश हमारे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। एक रात राजेश सो रहा था कि तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। जैसे ही वो अपने बंगले के बाहर संतरे के पेड़ के पास आया तो उसने देखा कि अंकुश की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थी। उन रंग बिरंगी किरणों से पूरे संतरे का पेड़ प्रकाश की रोशनी से नहा रहा था। राजेश आश्चर्य से अंकुश की ओर देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? तभी अंकुश राजेश की ओर देखकर कहता है, मुझे पता था कि एक ना एक दिन मेरा रहस्य आपके सामने आ ही जाएगा। आपके संतरे के पेड़ पर जो मैगी निकलती है, उस चमत्कार को मैंने ही किया है। दरअसल मैं और मेरे पिता इस पृथ्वी के नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के वासी थे, जो कि इंसान बनकर यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, मगर मेरे पिता एक्सीडेंट में मारे गए। तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन तुम्हारे इस जादुई संतरे के पेड़ से मैगी हमेशा निकलती रहेगी। राजेश को पूरा रहस्य समझ आ चुका था। एक दिन राजेश अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि तभी उसका दोस्त अशोक रोता हुआ वहां आकर कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। जिस पत्नी के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, वही पत्नी मुझे तलाक देकर चली गई और मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया उसने। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है अशोक, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पार्टनर के तौर पर नहीं रखूंगा। तुम मेरे रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम कर सकते हो, क्योंकि तुम वेटर बनने के ही काबिल हो, पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। राजेश की बात सुनकर उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी और राजेश की संतरा मैगी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी थी। सुनीता सुबह सुबह अपनी सब्जी का ठेला उठाकर शहर में घूम रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। सुनीता की आवाज सुनकर कुछ घरों से औरतें निकलकर उसकी सब्जी खरीदने आती हैं। वाह सुनीता, आज की सब्जी तो बहुत ताजा लग रही है। मैडम, सुनीता की सब्जी तो हमेशा ही ताजा रहती है। सुनीता, टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो मैडम। अरे सुनीता, हमें लूट तो मत। महंगाई के जमाने में मेरी खुद की हालत खराब है, मुझे बहुत कम पैसा बचता है, तो मैं आपसे कैसे लूट सकती हूँ। सुनीता, तेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन हुआ, जिसके लिए तू बहुत परेशान थी? जी मैडम, अभी तो मैंने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया है। वो मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। चलो फिर तो बढ़िया है। तू अपनी बेटी को खूब पढ़ाना, उसे अपनी तरह सब्जी बेचने में मत लगा देना। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुनीता सब्जी बेचकर वहाँ से अपना ठेला लेकर चली जाती है। रास्ते में बहुत बारिश होने लगती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी बेटी पूर्वी उसका इंतजार कर रही होती है। तुम आ गई माँ, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। नई स्कूल टीचर ने 3 दिन की छुट्टी दी है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। उन्होंने ऐसा कहा? मैंने तो आज ही अपनी सब्जियों का स्टॉक नया कर लिया है। अगर तूफान आ जाएगा तब तो सब्जियां खराब हो जाएंगी। भगवान करे ऐसा ना हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। उसके बाद सुनीता और पूर्वी खाना खाते हैं और पूर्वी सुनीता की गोद में सो जाती है।
इस समय सुनीता को अपने पति की याद आ रही होती है। आज अगर वो जिंदा होते तो पूर्वी के लिए भी कितना अच्छा होता। मैं अपनी परेशानियां उनसे बांट पाती। भगवान न जाने ऐसा क्यों करते हैं। हे भगवान, कल तूफान ना आए और मेरी सब्जियां खराब ना हो, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। रात को बहुत भयंकर तूफान आता है, बारिश होती है और ओले भी गिरते हैं। सुनीता उठकर देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो बस भगवान से यही प्रार्थना करती है कि ये तूफान जल्दी ही थम जाए। एक पूरा दिन बारिश होती है, अगले दिन भी पूरा दिन बारिश होती है। ऐसे ही ये बारिश 3 दिन तक होती रहती है। सुनीता अपनी आंखों के सामने सब्जियों को खराब होते देख रही होती है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। तीसरे दिन जाकर जब बारिश रुकती है तो सुनीता अपनी सब्जियों के पास जाकर उनका हाल देखती है। वो सभी खराब हो चुकी होती हैं। हे भगवान, हमारी सहायता करो। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम ही बचे हैं। इसमें तो घर का खाना पीना भी बस 1 सप्ताह तक का ही निकल पाएगा, और अब मैं नई सब्जियां कैसे खरीदूंगी? सुनीता अपनी परेशानी पूर्वी के सामने जाहिर नहीं करती और उसे स्कूल छोड़ते हुए वो बाजार की तरफ निकल जाती है। वहाँ वो भगवान के मंदिर जाती है। वहाँ उसके सिवा एक और औरत एक बड़ा सा बोरा लेकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वो औरत भी बहुत परेशान दिख रही थी। इस तूफान में आपका भी कोई नुकसान हो गया क्या? आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? अयो, मेरा नाम चिन्नम्मा है। ये जो तूफान हुआ उसमें मेरा हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा नारियल पानी का बिजनेस था। तूफान की वजह से बहुत सारे नारियल पानी भी गिर गए। अब मैं उन सबको लेकर यहाँ बेचने आई हूँ, पर वो बिक ही नहीं रहे, इसलिए मैं भगवान से मदद की प्रार्थना कर रही हूँ जी। इसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता दोनों साथ में मार्केट की ओर जाते हैं। वहाँ सुनीता को बहुत भूख लग रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर मैगी बिक रही है। चिन्नम्मा और सुनीता देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मैगी के प्रकार लिखे हैं। ये एक ही मैगी कितने तरह से बेचते हैं। इनकी दुकान में भीड़ भी कितनी लगी है। अयो, मुझे तो इनकी मैगी भी अच्छी नहीं लगती। हमारे यहाँ कोकोनट के टेस्ट वाली मैगी मिलती है। ऐसी मैगी यहाँ कहीं नहीं मिलती जी। ये बात सुनीता को बड़ी अच्छी लगती है। वो चिन्नम्मा का नंबर ले लेती है। उस दिन दोनों अपने अपने घर जाकर बड़ी परेशान होती हैं। दोनों बेसहारा होती हैं और तूफान में उनका बहुत नुकसान हो चुका होता है। चिन्नम्मा को अपने पति के गुजरने का बहुत दुख होता है और अपने नारियल को बेचने का वो प्रयास कर रही होती है। उधर सुनीता का इकलौता सहारा पूर्वी होती है। उसकी चिंता होती है कि अगर वो पैसे नहीं कमाएगी तो पूर्वी की फीस कैसे भरेगी और उसे अच्छे से कैसे पढ़ाएगी। सुनीता की गोद में पूर्वी सो रही होती है। तभी सुनीता को एक आइडिया आता है। वो चिन्नम्मा को फोन लगाती है और अगले दिन मिलने को बोलती है। अगले दिन चिन्नम्मा और सुनीता मिलते हैं। चिन्नम्मा, क्या तुम्हें तुम्हारे नारियल के कोई खरीदार मिले? नहीं जी, मुझे तो कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। न जाने मैं क्या करूँगी। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं, जिससे तुम्हारी परेशानी भी मिट जाएगी, और अगर ये काम चल गया तो फिर हम दोनों मिलकर खूब पैसे भी कमा सकते हैं। आपका आइडिया क्या है जी? क्यों ना हम एक ऐसी मैगी बनाएं जो आज तक इधर किसी ने नहीं खाई हो। हम उस मैगी को साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। उसे हम नारियल पानी में बनाएंगे और जो खाली नारियल बचेगा उसी में सर्व करेंगे। बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। मेरे पास कुछ बचे हुए पैसे हैं और तुम अपने नारियल दे देना। अगर ये आइडिया काम कर गया तो फिर हम दोनों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, रिस्क तो बहुत है जी, पर मेरे नारियल ऐसे भी खराब ही हो जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। सुनीता बचे कुचे पैसों से खूब सारी मैगी खरीद लेती है और फिर वो दोनों मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगा लेते हैं, जिस पर नारियल मैगी वाली लिखा होता है। वहाँ के लोगों ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। लोगों में इस बात की उत्सुकता रहती है
कि आखिर ये क्या नई चीज है। शुरू शुरू में उनकी दुकान पर एक दो लोग आते हैं। उनका खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसी डिश आज तक उन लोगों ने नहीं खाई थी। वाह, ये तो कुछ अलग है। इन्होंने नारियल पानी में ही मैगी बनाई और नारियल में ही सर्व भी कर रहे हैं। बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। वाह। सुनीता और चिन्नम्मा को इस बात की खुशी होती है कि उनकी दुकान अच्छी चल रही है। धीरे धीरे उनकी मैगी पूरे शहर में फेमस हो जाती है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। सुनीता को इस बात की खुशी होती है कि उसका रिस्क उठाना कामयाब हुआ। वो अब अपनी बेटी पूर्वी को भी अच्छे से पढ़ा पाती है। उसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोनों मिलकर बहुत कामयाब होते हैं। एक दिन ऐसे ही पूर्वी जब सुनीता की गोद में सो रही होती है, तब सुनीता सोचती है कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर वो तूफान नहीं आता तो फिर वो जिंदगी भर सब्जियां ही बेचती रहती और कुछ नया नहीं कर पाती। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में सारी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और किसी भी चीज के लिए अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। कितामपुरा नाम का एक गांव था जहां पर आदित्य पकौड़ा बेचा करता था। बारिश का समय था और सब बारिश में आदित्य की दुकान में पकौड़ा खाने के लिए आया करते थे। एक दिन काफी जोर से कितामपुरा में बारिश आने लगी और तभी एक आदमी आदित्य के पास आता है। आदित्य, जल्दी दुकान बंद करो और निकलो, गांव में बाढ़ आने वाली है। क्या सच में? हाँ भाई, सच में, जल्दी निकलो। आदित्य अपनी दुकान बंद करके गांव से बाहर चला जाता है और गांव में तेज बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है। सिर्फ मनोज के खेत को छोड़कर सारे गांव वालों के खेत खलिहान उजड़ चुके थे। गांव में भूखमरी का समय आ चुका था। अब हम क्या खाएंगे? पूरे गांव के खेतों को तो बाढ़ उजाड़ कर ले गई। कोई बात नहीं, आप सब मुझसे अपने खाने के लिए सब्जियां खरीद सकते हैं। सिर्फ मेरे खेत को ही इस बाढ़ में कुछ नहीं हुआ। आदित्य अपनी पकौड़े की दुकान को एक बार फिर गांव में खोल लेता है, मगर उसके पास पकौड़े बनाने की सामग्री नहीं होती। तो वो मनोज सब्जी वाले से सब्जी खरीदने जाता है। अरे मनोज भाई, 3 किलो प्याज देना। और कितना भाव हो गया प्याज का? 70 रुपए किलो प्याज का भाव चल रहा है भाई। क्या 70 रुपए? वो भी 1 किलो के? मनोज भाई, ये गलत है। आपको पता है कि गांव की स्थिति क्या चल रही है। लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं है और उनके खेत भी तहस नहस हो चुके हैं। उनके कमाने का स्रोत ही खेती है। इस समय लोगों की मदद की जगह आप लोगों को लूटने में लगे हैं। अरे आदित्य, तुम अपना पेट भरो ना। तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें इतना दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो? गलत है, बहुत गलत है ये मनोज। आदित्य लोगों के उजड़े हुए खेतों को देखता है और कहता है, एक समय था जब ये सब लोगों की रोजी रोटी का जरिया हुआ करता था, मगर ये सब कुछ बंजर सा लग रहा है। एक दिन इनकी सालों की मेहनत को डुबा ले गया। गांव में भुखमरी छाई है, लोग बीमार हो रहे हैं और मैं हमेशा की तरह आज भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं किसी काम का नहीं हूँ। आदित्य गांव की स्थिति को लेकर उदास था। तभी उस उजड़े खेत पर एक मनुष्य चमत्कारी रूप से आ जाता है। मैं समुद्र का राजा हूँ। ये जो बाढ़ तुम्हारे गांव में आई थी, ये मेरी ही गलती की वजह से आई थी। मुझे क्षमा कर देना बेटा। जब बारिश हद से ज्यादा आने लगी तो मैं अपने समुद्र की सीमा को अपने संतुलन में नहीं रख पाया, जिस वजह से इस गांव में बाढ़ आ गई। आज गांव में लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। बताओ, तुम इन गांव वालों की मदद क्यों करना चाहते हो? मैं अपना जीवन अकेले जीता रहा हूँ। इन गांव वालों को छोड़कर मेरा और कोई नहीं है। ये गांव वाले ही मेरा परिवार हैं। मैं जानता हूँ आदित्य, तुम पकौड़े बेचा करते थे ना। आदित्य, मैं जो वस्तुएं तुम्हें दे रहा हूँ, इनसे गांव वालों की मदद करना जब तक उनके खेत फिर से खिलखिलाना उठे।
समुद्र लोक के राजा हाथ आगे करते हैं और उनके हाथ में एक कढ़ाई आ जाती है और राजा वो कढ़ाई आदित्य को दे देते हैं। इस कढ़ाई का मैं क्या करूं महाराज? पकौड़े बनाने के लिए प्याज और तेल की भी जरूरत है, वरना मैं पकौड़े बेचकर गांव वालों की मदद कैसे करूंगा? ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है, इसमें तुम्हें तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें तुम पानी डाल देना और किसी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाढ़ में आए हुए पत्थर को इस कढ़ाई में डाल देना, वो पकौड़े बन जाएंगे। आदित्य कढ़ाई को लेकर अपने घर चला जाता है और कढ़ाई में पानी डालता है और फिर उसके अंदर पत्थर डालता है। पत्थर थोड़ी देर बाद पकौड़े में बदल जाते हैं। ये तो सच में पकौड़े में बदल गए। मैं कल से ही गांव में पकौड़े बेचना शुरू कर देता हूँ, वो भी एकदम कम दामों में। आदित्य गांव में पकौड़े बेचना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसके पास से पकौड़े लेने आता है। मुझे थोड़े पकौड़े दे दो बेटा, मेरी एक छोटी लड़की है, उसने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। दे दो बेटा, थोड़ा खाने के लिए पकौड़े दे दो। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी देता हूँ। इसके पैसे देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखिए। और ये लीजिए, एक प्लेट अभी यहीं खा लीजिए। जैसे ही वो आदमी उन पकौड़ों को खाता है तो मानो जैसे उसमें एक नई जान सी आ गई हो। खाते ही वो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। ये तो चमत्कारी पकौड़े हैं, इसे खाते ही मेरी पीठ का दर्द गायब हो गया और मैं तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। ये जादुई पकौड़े हैं, इसे मैंने पत्थर से बनाए हैं। इसे खाकर लोगों की बीमारी भी ठीक हो जाती है। आदित्य उस आदमी को सारी बातें बताता है और धीरे धीरे करके सब आदित्य के पकौड़े की दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। जो कोई बीमार था वो सारे लोग पकौड़े खाकर ठीक होने लग गए थे। ये पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, जितना खाओ उतना ही कम लगता है, मन भरता ही नहीं है। हाँ सही कह रही हो, और तो और इन पकौड़ों ने मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक की है। मैं आदित्य का बहुत आभारी हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त में उसने हम गांव वालों का बहुत साथ दिया है। गांव में हर जगह सिर्फ आदित्य के जादुई पकौड़े की ही चर्चा हो रही थी। ये सब देखकर मनोज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब इन लोगों को क्या हो गया है? कोई मुझसे सब्जियां खरीदता ही नहीं है। सब ये आदित्य के उन पकौड़ों के कारण हुआ है। सोचा था कि नया मकान और बंगला खरीदूंगा, मगर उन पकौड़ों ने मेरे सपने तोड़ दिए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनोज मन ही मन कुछ योजना बनाने लगता है। तभी उसके पास गांव के प्रधान आते हैं। अभी तो सब्जियां कम से कम दामों में बेचना शुरू कर दो मनोज, नहीं तो तुम्हारी नई दुकान डूब जाएगी और कभी बाहर नहीं आ पाएगी और तुम कभी संभल नहीं पाओगे। गांव की स्थिति वक्त के साथ ठीक होती जा रही है। भूखमरी भी आदित्य ने खत्म कर दी है। आप सही कह रहे हैं प्रधान जी, मगर ये जादुई पकौड़े आदित्य बनाता कैसे है? उसे समुद्र के राजा ने एक कढ़ाई दी थी, जिसमें पत्थर डालने के बाद वो पकौड़े में बदल जाते हैं, और तो और उसमें तेल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं तो सोच रहा हूँ कि गांव वालों की सहमति से इस गांव का नाम पकौड़ा गांव रख दूं। आखिर हमें पकौड़ों ने ही तो जिंदा रखा है। ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब आदित्य अपनी दुकान बंद करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मनोज आता है। आदित्य, मैंने अभी देखा कि समुद्र के किनारे कोई बच्चा फंसा हुआ है। मुझे तैरना नहीं आता, मगर शायद तुम उसे बचा लो। क्या? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। आदित्य तुरंत समंदर की तरफ भागता है और मनोज अपने आप से कहता है, ये तो सच में बेवकूफ बन गया। अब मैं इसकी दुकान से वो कढ़ाई चुरा लूंगा, फिर कौन बनाता है जादुई पकौड़े मैं भी देखता हूँ। मनोज कढ़ाई सिर पर रखकर जाने लगता है। तभी एक बड़ी रोशनी उसे दिखाई देती है और उसके सिर से वो कढ़ाई नीचे गिर जाती है। ये कैसी रोशनी है?
तभी वहाँ पर समंदर के राजा आ जाते हैं। अपने आप को संभालो और देखो मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूँ। एक बच्चा था जो किटामपुरा का ही रहने वाला था। वो दिन रात लोगों की मदद करने में ही लगा रहता था। माँ जी लाइए, मैं आपका ये भार उठा लेता हूँ। वो उस बुढ़िया की मदद करता है, उसका भारी सामान उसके घर तक पहुंचा देता है। उसके पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। कई कई दिनों तक वो सिर्फ समुद्र के तट पर रहता है, बिना कुछ खाए पिए। जब कोई बात करने के लिए नहीं होता है तो वो कुत्तों के साथ बातें करता है, मगर वो बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता है। आज तो बहुत सारा खाना मुझे मिल गया, मगर मैं अकेला खाकर अपना पेट क्यों भरूं? चलो मैं अपने दोस्तों के साथ अपना खाना बांट लेता हूँ। तेज बारिश में उसके सिर पर छत भी नहीं हुआ करती थी, मगर मैंने उसे टूटते हुए नहीं देखा। और जब किसी गांव वाले की मदद करने की बात आई तब मैंने कभी उसे इनकार करते नहीं देखा। एक दिन प्रधान उसे देखते हैं तेज बारिश में। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम गांव वालों की बहुत मदद करते हो। मेरे पास घर नहीं है ना प्रधान जी, और मेरा कोई है भी नहीं, तो मैं गांव वालों की ही मदद करता हूँ। ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूं ना, मुझे अपने पिता की तरह ही समझो बेटा। चलो बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है? जी मुझे पकौड़े खाना बहुत बहुत पसंद है। ये कहानी आदित्य की है, जिसके पास कुछ नहीं था, मगर जो कुछ भी था उससे भी वो लोगों की मदद ही करता था। और एक यहाँ तुम हो जिसके पास सब कुछ है, फिर भी किसी की मदद नहीं करते। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब जब सबके खेत खलिहान बढ़ेंगे, तुम्हारे सिर्फ घटेंगे। जब भी इस गांव में बारिश आएगी, तुम्हारे खेत और खलिहान नष्ट हो जाएंगे, मगर गांव वालों के खेत एक नई सुबह की तरह खिलेंगे। मनोज निराश होकर वहाँ से चला जाता है। आदित्य भी अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और पकौड़े बेचना शुरू कर देता है। और प्रधान सारे गांव वालों की सहमति से गांव का नाम किटामपुरा गांव से पकौड़ा गांव रख देते हैं। मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियां बीनी हैं? मैंने 15 लकड़ियां बिनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियां बिनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियां बीनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियां चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में प्रतियोगिता क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियां बिन रहे थे तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देख कर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिपकर देखा कि एक राक्षस तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई भयानक राक्षस लगता है। क्या हमें इसके पास जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी राक्षस के पास गई तो उसने देखा कि राक्षस कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस को पत्थर मारे गए हों। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा, मैं समुद्र किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसलिए मेरी जाति के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ। ये बुरा राक्षस नहीं है,
राजू, मीनू और दादी ने मिलकर राक्षस के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अमरूद के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते थे, राक्षस से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने तीनों को रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। सरकार ने जंगल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बुढ़िया, ज्यादा दिमाग ना चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार ले आया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब पकेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला उधार ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई। इस तरह तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चले जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा कर लेना। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव फेमस है। वड़ा पाव की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर राक्षस जंगल में परेशान हो रहा था। वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा, ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे नाराज तो नहीं हैं? मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन राक्षस ने जंगल के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। राक्षस तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो राक्षस बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास दो और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस लौट आया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। राक्षस एक पेड़ के ऊपर छिपकर रहता था। जैसे ही राक्षस ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अधिकारी रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिपकर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? इतने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं हैं। वहाँ हम लोगों का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया।
तुमने कौन सा धंधा शुरू किया है? चाउमीन की रेहड़ी लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे पकौड़ा चाउमीन बनाकर खिलाती थी। पकौड़ा चाउमीन? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों न दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। साधारण चाउमीन तो बहुत से लोग बेच रहे होंगे और अगर तुम पकौड़ा चाउमीन बेचोगे तो तुम्हारे ठेले पर बहुत से ग्राहक खींचे चले आएंगे। राक्षस चाचा, इस बार मैं मुंबई अकेले नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि तुम एक अच्छे राक्षस हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। अंकल, जंगल में एक राक्षस रहता है, कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए। राक्षस हम सब लोगों के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो राक्षस मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उस पर पत्थर फेंकने लगे। लगता है राक्षस के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम राक्षस को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने राक्षस को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को राक्षस के साथ देखकर दंग रह गए। राजू राक्षस को मुंबई ले आया और उसने राक्षस को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। अब रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे राक्षस का दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने राक्षस की मदद न की होती तो आज वे राक्षस के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है। मुकुंद के ताड़गोले के बाग थे। वो ताड़गोले के पेड़ों पर चढ़कर ताड़गोले तोड़ता था और फिर इन ताड़गोलों को व्यापारी को बेचकर पैसे कमाता था। अरे भाई, अब तुम ताड़गोले ज्यादा दिया करो, बाजार में ताड़गोले की मांग बढ़ गई है। जी साहब, कल से ज्यादा ताड़गोले देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मुकुंद और मयूरी की एक बेटी थी, मीना। मीना कहाँ है? अभी यही थी, शायद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। पर आपको उससे क्या काम आ गया? अरे उसे ताड़गोले खाने थे, तो देखो उसके लिए कुछ ताजे ताड़गोले लाया हूँ तोड़ के। तभी मीना, अरे वाह, ताड़गोले, ये सब के सब मैं ही खाऊंगी। हाँ, तेरे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा। बरसात हो या गर्मी, मुकुंद हर मौसम में ताड़गोलों के पेड़ पर चढ़ता था। एक रोज की बात है, लगातार 2 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही थी। भगवान करे ये बारिश जल्द ही रुक जाए। आज पेड़ पर सावधानी से चढ़ना, सारे टाने गीले होंगे। हाँ, सावधानी से ही चढ़ूंगा, मैं कोई नौसिखिया थोड़ी हूँ। पता है आप मस्ते हैं, पर फिर भी ख्याल रखना। हाँ पत्नी जी, अब फिक्र मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। मुकुंद ताड़गोलों के पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके सावधानी से ताड़गोले तोड़ने लगा। कुछ देर बीत गया और फिर अचानक मीना वहां पहुंची। अप्पा! मीना की आवाज सुनकर मुकुंद का ध्यान भटक गया और वो फिसलकर सीधा पेड़ के नीचे गिर गया। अप्पा! मीना ने तुरंत कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़े चले आए। काका! अप्पा गिर गए। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मुकुंद का ऑपरेशन किया गया, पर अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ जरूर होगा। उस भगवान ने हमें दुख दिया है तो वो हमें रास्ता भी दिखाएंगे। पर कैसे? मैं अपाहिज बन गया हूँ। इससे अच्छा
कि भगवान मुझे मार ही देता। ऐसा मत बोलिए, आप ही हमारी जिंदगी है। मयूरी और मुकुंद परेशान थे कि अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। कुछ दिनों बाद मुकुंद को घर लाया गया। मयूरी और मुकुंद के बचत किए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं कहीं काम ढूंढती हूँ। तुम काम और घर का काम अकेले कैसे संभालोगी? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं इस हाल में भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए। नहीं मयूरी, मैं ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। फिर ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो जरूर होगा ही। अगले दिन से मयूरी ने काम ढूंढना शुरू किया। वो कई दुकानों और कंपनियों में गई, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। मुझे कोई काम तो नहीं मिल रहा। सोच रही हूँ कोई व्यवसाय ही कर लूं। कैसा व्यवसाय? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज बाजार में पकोड़े का दुकान देखा था। काफी भीड़ लगी है। मैं भी तो अच्छे पकोड़े बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी पकोड़े बेचूं? कर तो सकता हूँ, पर सभी लोगों को पकौड़े उसी दुकान के पसंद हैं, तो तुम्हें कुछ नया पकाकर पकौड़ा बनाना चाहिए। कैसे नए? जैसे चाइनीज पकौड़े हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ नया। वैसा कुछ? मीना तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी पसंद है। मैगी पकोड़ा कैसा है? मैगी के पकौड़े भी बनते हैं क्या? हाँ, वो भी बहुत कुरकुरे। जा मीना, दौड़ के एक पैकेट मैगी ले आ। मीना मैगी खरीदने चली गई और कुछ देर बाद 2 मैगी के पैकेट ले आई। मीना ने मैगी को उबाला और फिर उन्हें सुखाकर उसमें कुछ मसाले मिलाकर कढ़ाई में मैगी पकोड़े छानने लगी। मीना एकटक अपनी माँ के हाथों को देख रही थी। जैसे ही मैगी के पकोड़े छनकर बाहर आए, मीना ने फट से एक पकोड़ा उठाया और मुंह में डाल दिया। अरे अरे, गरम है। बहुत स्वादिष्ट है माँ, वाह। मीना ने एक मैगी पकोड़ा अपने पापा को भी दिया। ये तो सच में स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने कहा था ना कि बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। क्या ये मैगी पकोड़े बाजार में बिकेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आग लगा देंगे। मयूरी ये सुनकर खुश थी। कुछ दिनों बाद मयूरी और मुकुंद ने मिलकर बाजार में मैगी पकोड़े का स्टॉल लगा दिया। ये क्या है आंटी? मैगी पकोड़ा। मैगी के पकोड़े? हाँ। एक प्लेट दो मुझे। हाँ हाँ, लो बेटा। मयूरी ने उस लड़की को मैगी पकोड़े दिए। वाह, कितना टेस्टी है। आज तक ऐसे पकोड़े कहीं नहीं खाए। उस लड़की को देखकर कई और लोगों ने मयूरी के मैगी पकोड़े चखे। आंटी, ये तो मस्त है। मुकुंद मैगी पकोड़े तलने में मयूरी की मदद कर रहा था। वो अपाहिज था। पहले ही दिन मयूरी और मुकुंद की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो लोग खुशी खुशी घर लौटे। सोचा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी कमाई होगी। इन दुखों के पल में यही एक सुख का पल है। अप्पा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। आप भी ठीक हो जाएंगे। पूरे परिवार में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी थी। सब मिलकर और मेहनत से कोशिश करने लगे। उनका मैगी पकोड़े का व्यापार भी चल पड़ा था। ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। मैगी पकोड़े जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि मुकुंद का अच्छा से अच्छा इलाज शुरू हो गया। इस ट्रीटमेंट से उम्मीद है मुकुंद जी आप चल पाएंगे। कुछ सेट ऑफ सर्जरीज करनी होंगी, पर आपकी बॉडी इस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है। ये खबर भी पूरे परिवार के लिए अच्छी थी। 6 महीने बाद आज मयूरी ने मैगी पकोड़े का बड़ा शॉप खोला और इस खुशी को दुगना मुकुंद ने किया। आज कुछ पलों के लिए ही सही, वो डगमगाकर खड़ा हुआ। ये आशा की वो किरण है जो बताती है कि मुकुंद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और ये सब इनके एक मैगी पकोड़े की बदौलत हुआ है और आगे भी ये मैगी पकोड़ा धूम मचाता रहेगा।